हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो में हम 31 जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की बात करेंगे। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्टॉर्मी वेदर अवेट्स इंडिया इन 2019। ये हिंदू के एडिटोरियल पेज पे आया हुआ आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इस आर्टिकल में जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे वो आपके पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, और जो इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशंस डिस्कस करेंगे वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि पेपर 3 का पार्ट है, उसमें आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। आगे चलते हुए इस आर्टिकल की कंटेक्स्ट की बात करें तो इस आर्टिकल का जो कंटेक्स्ट है वो है कि जो हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे थे श्री एम के नारायण, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और वो कहते हैं कि जो 2019 है वो इंडिया के लिए एक डिफ़िकल्ट ईयर होने वाला है, बिकॉज जो ग्लोबल आउटलुक है वो काफ़ी ग्लूमी है। ग्लोबल डिसऑर्डर प्रिवेल कर रहा है, ग्लोबल लीडरशिप वैक्यूम हो रहा है, खास करके जब यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को कंजर्वेटिव एटीट्यूड में डेवलप कर रहा है, तो दैट इज़ रिजल्टिंग इनटू अ काइंड ऑफ लीडरशिप वैक्यूम। एंड देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आने वाले कुछ टाइम में कोल्ड वॉर चालू हो सकता है बिटवीन चाइना एज वेल एज द यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए अगले सेक्शन में जो ऑथर हैं वो बात करते हैं कि बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे डिफरेंट गोल्स हैं और बहुत सारे एम्बिशंस हैं जिनकी वजह से इंडिया को काफ़ी तकलीफ हो सकती है इन नियर फ्यूचर। तो सबसे पहले वो रशिया की बात करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए जो रशिया है वो पाइवट टू एशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इन द यूरेशियन रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया ने अभी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करे हैं टू डीपन इट्स पार्टनरशिप विद चाइना एंड इज़ ऑल्सो एनहांसिंग इट्स रिलेशंस विद जापान एंड साउथ कोरिया। और ये जो रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया का जो एक्सेस डेवलप हो रहा है उसमें पाकिस्तान भी अपने आप को फिट करता जा रहा है, और ना चाइना इंडिया के फेवरेबल कंट्री है और ना ही पाकिस्तान इंडिया के फेवरेबल कंट्री है। तो ये जो रीजनल ग्रुपिंग बन रही है बिटवीन रशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एज वेल एज पाकिस्तान, इसमें इंडिया काफ़ी आइसोलेट होता जा रहा है, जो कि 2019 में इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा जा रहा है कि अभी जैसे इस महीने के स्टार्टिंग में और पिछले महीने के अंत में ये देखा था कि रशिया ने यूक्रेन की फोर्सेस के ऊपर, जो नेवल फोर्सेस थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया था जब उन्होंने सी ऑफ अजोव के अंदर एंट्री करी थ्रू कर्च पेनिनसुला। तो ये जो जितना भी टेंशन क्रिमियन पेनिनसुला को लेकर है, कर्च स्ट्रेट को लेकर है, सी ऑफ अजोव को लेकर है, उससे ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में एक तरह की कन्फ्लैग्रेशन स्टार्ट हो जाए, एक तरह की जंग चालू हो जाए। और अगर वेस्ट और रशिया के बीच में किसी भी प्रकार की खींचातानी चालू होती है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इंडिया को होता है। क्यों? क्योंकि रशिया इंडिया का फ्रेंड है और वहीं पे इंडिया इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या रशिया या वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में किसी भी प्रकार की कोई खींचातानी होगी तो उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। So because of all these things related with Russia, 2019 is going to be a tough year for India with respect to Russian relations. दूसरा जो बिगेस्ट चैलेंज आ रहा है वो है चाइना की तरफ से। देखिए चाइना अपनी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है एशिया के अंदर। उस एफर्ट में चाइना जो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, उस एफर्ट में चाइना बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है विद रशिया एंड जापान। और जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो बहुत ही एक पोटेंट वेपन है, और ख़ास करके वियतनाम और जापान इसको एंडोर्स करते जा रहे हैं। और इन सब कारणों की वजह से एशिया के अंदर इंडिया अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी काफ़ी डिजास्टर्स रही है 2018 में, एंड द सिमिलर थिंग और द सिमिलर ट्रेंड में कंटिन्यू इन 2019 एज वेल। ऑलराइट, ये जो ओमिनस इकोनॉमिक सिचुएशन की, जो डिजास्टर्स इकोनॉमिक सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इट कैन बी सीन लास्ट ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स चाइना ट्रेड वॉर। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स चाइना ट्रेड वॉर है उसने काफ़ी इकोनॉमिकली अनसेटल्ड कंडीशंस अनलीश कर दी थी, विच कैन बी सीन इन वीकनिंग ऑफ द चाइनीज़ इकॉनमी। फिर अभी 2019 में भी हम देख रहे हैं दैट पॉलिटिक्स इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद बिजनेस। जब ब्रेक्सिट हुआ, जब ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन, जो यूरोजोन है उससे एग्जिट किया, एट दैट टाइम जो ब्रिटेन है उसके फाइनेंशियल एसेट्स काफ़ी वीक हो गए, पाउंड भी काफ़ी नीचे हद तक गिर गया था। सो इट शोज़ दैट द ग्लोबल पॉलिटिक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करने लग गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना की जो इकोनॉमी है इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ लॉट फ्रेजाइल। यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बहुत ही लंबे पीरियड की तरफ जा रहा है अंडर विच इट इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस स्लोअर ग्रोथ। ऑलराइट, सो वीकनिंग ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, वीकनिंग ऑफ यूएस इकोनॉमी, वीकनिंग ऑफ पाउंड,
Brexit, all these things are going to cast a negative shadow on global economy, and because India जो है वो global economy का part है, तो India will not be insulated from such kind of developments, and it is quite possible कि in near future Indian economy भी negative impact feel करे because of these developments. अब इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो देखिए जो रशिया और जापान है उसके साथ हमारे रिलेशनशिप एक रीसेट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए जो रशिया और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। रशिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान जो ग्रुपिंग बन रही है वो भी काफ़ी हद तक मजबूत होती जा रही है विद टाइम, एंड बिकॉज ऑफ इंडियाज़ क्लोजनेस विद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया को ये पाँचों कंट्रीज़ एक हद तक काफ़ी आइसोलेट कर चुकी हैं। So Russia, Japan and India ties might feel a sense of resetting in the year 2019। वो काफ़ी ही बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा इंडिया के लिए। चाइना के साथ भी हमारे जो सरफेस रिलेशनशिप है वो काफ़ी काम नज़र आते हैं, बट हम जानते हैं कि एक तरीके से एक अंदरूनी स्ट्रगल चलती रहती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू कि कौन एशिया में अपने आप को एक मास्टर के तौर पे इस्टेब्लिश करे। 2018 में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए थे जिसमें इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है ऑन द सेम लाइन जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ऊपर से जो चाइना नेवी है इट इज़ कमिंग आउट एज अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन। जो चाइना की सबमरीन्स हैं इंडियन ओशन रीजन में दे हैव ऑलरेडी आउट नंबर्ड इंडियन सबमरीन्स। फिर चाइना कोशिश कर रहा है इंडिया को आउटफ्लैंक करने की बाय टेकिंग कंट्रोल किस पोर्ट के ऊपर, उस पोर्ट का नाम है क्याकप्यू पोर्ट और ये म्यांमार का पोर्ट है। ऊपर से अंडमान सी को कनेक्ट कर रहा है चाइना विद साउथ चाइना सी और दैट इज़ डन थ्रू क्रा कैनाल। ऑलराइट, सो क्रा कैनाल, क्योकप्यू पोर्ट, देन चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान एंड हम्बनतोता पोर्ट इन पाकिस्तान के थ्रू चाइना आउटफ्लैंक कर रहा है इंडिया को, और इंडिया एशिया में काफ़ी हद तक अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। फिर ऊपर से ये भी देखा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान के बीच में जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जा रही है, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि 2018 में इट वॉज पाकिस्तान हु मेड इट पॉसिबल फॉर चाइना टू गेट इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती का जो भुगतान किया वो इस तरीके से किया है कि पाकिस्तान मेड ऑल एफर्ट्स कि चाइना को हर अफगानिस्तान टॉक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, एंड देयरफॉर जो चाइना की अफगानिस्तान में प्रेजेंस है वो काफ़ी कंसोलिडेट हो गई है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट, अगर पाकिस्तान के फ्रंट पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को अगर व्यू करें तो देखिए पाकिस्तान के साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे एज इट इज़, सीज़फायर वायलेशंस कंटिन्यू रहेंगी। पाकिस्तान इज़ ऑन रेगुलर सपोर्ट टू लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। ऑलराइट, देन ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान के साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एज इट इज़ चलती रहेंगी 2019 में भी, विच आर अ सीरियस चैलेंज फॉर इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अफगानिस्तान में हमें और भी ज़्यादा टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है कि जितनी भी अफगानिस्तान में पावर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, एज वेल एज पाकिस्तान हो, इन सब ने सारे एफर्ट्स करे हैं कि इंडिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अफगान टॉक्स, पर्टिकुलरली विद अफगान तालिबान। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी सिचुएशंस इंडिया के लिए बहुत ही प्रिकेरियस वेदर कंडीशन सेटअप कर रही हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर। अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में इंडिया की परफॉर्मेंस 2018 में काफ़ी मिक्स्ड रही है, एंड सिमिलर मिक्स्ड आउटकम्स में भी एक्सपेक्टेड इन 2019। अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2018 अंत में, दैट इज़ इन दिसंबर, मालदीव्स में जो इब्राहिम सोहली की जो गवर्नमेंट सेटअप हुई है दैट इज़ प्रो इंडिया गवर्नमेंट, तो एक तरीके से काफ़ी रिलीफ की बात है। फिर साल के अंत तक इंडिया ने भूटान के साथ वापस से अपने अच्छे रिलेशन सेटअप कर लिए हैं। जो बांग्लादेश की जनरल इलेक्शंस थे उसमें अवामी लीग की सरकार बनी है जिसमें शेख हसीना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। शेख हसीना एंड द अवामी लीग प्रो इंडिया गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, इस वजह से वो भी काफ़ी हद तक हमारे लिए एक रिलीफ की बात है। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया हैज़ टू वर्क हार्ड इन 2019 ताकि चाइना के किसी भी इन्फ्लुएंस को अपने नेबरहुड में इंडिया कंटेन कर सके। फिर इंडिया को मटेरियली एंड लॉजिस्टिकली एंड ऑल काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स प्रोलिफरेट हो रहे हैं उनको रोका जा सके। फिर ये सब तो हो गए एक्सटर्नल डायमेंशंस की बात। अब इंटरनल डायमेंशंस की बात करें तो 2019 में इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी टेंशन्स रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में ये देखा गया है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप्स हैं वो
रिड्यूस हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गए, एंड द सेम सिचुएशन विल प्रिवेल इवन इन 2019. सो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म विल कंटिन्यू. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस जो है वो 2018 एंड तक आते आते बढ़ गई है थोड़ी सी, लेकिन ये थोड़ी सी एक रिलीफ की बात है कि जितनी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो पूरा एक कोर एरिया में ही सीमित है. दैट इंक्लूड्स छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड झारखंड. इट इज़ नॉट स्पिलिंग ओवर, बट हाँ टेंशन अभी भी उतनी ही प्रिवेल कर रही है जितनी 2018 में. ऊपर से इंटरनल सिक्योरिटी में जो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का एंगल है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. कश्मीर में देखा गया है कि 2018 में कश्मीर की सिचुएशन काफ़ी डिटेरियोरेट हो गई है, एंड इट इज़ नाउ रीचिंग टू द लेवल ऑफ वायलेंस इन द ईयर 1989. देन जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ की जो स्टेटिस्टिक्स है वो भी इंक्रीज़ हो गई है कश्मीर के अंदर. जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिटेंट्स के बीच में जो डेडलॉक है इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिजोल्व इन नियर फ्यूचर. ऊपर से जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, दे हैव बिकम मोर एनर्जाइज्ड एंड आर नाउ कंडक्टिंग मोर ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी इनस्टेबल हो गया है. ऊपर से ये भी काफ़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि हमारी कंट्री के जो जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेटेड लोकल्स हैं दे आर ज्वाइनिंग मिलिटेंट रैंक्स. जस्ट फॉर एग्जांपल बुरहान वानी. ऑलराइट, फिर ऊपर से ये भी नहीं निकाला जा सकता कि इस्लामिक स्टेट ने अपने पाँव जमाना चालू नहीं किया है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट यस इस्लामिक स्टेट के जो इन्फ्लुएंस हैं, जो उनके एलिमेंट्स हैं, दे आर नाउ फाइंडिंग प्रेजेंस मोर एंड मोर इन जम्मू एंड कश्मीर. अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ये देखा गया है कि आफ्टर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एथनिक सब नेशनलिज्म काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है इट इज़ एमिंग टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू ऑल दोज माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स सच एज हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो हमारी कंट्री में रेफ्यूजी बनकर आए थे. हमने उनको सिटीजनशिप एक्सटेंड करने का वादा कर दिया है अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की वजह से काफ़ी फियर क्रॉप अप हो गया है इन नॉर्थ ईस्ट की. जो स्टेटस को है, जो हमारा डेमोग्राफी है नॉर्थ ईस्ट का, इट इज़ गोइंग टू चेंज by a significant amount. All right, so this is the issues with the northeast. अब बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल these challenges, दो और इम्पोर्टेंट चैलेंजेस जो क्रॉप अप हो रहे हैं इंडिया में वो हैं फार्मर्स एंड दलित अनरेस्ट विच कैन बी सीन इन increased number of Dalit protests, increased number of farmer protests and farmer movements which was prevailing in 2018. So all these things can ignite fire, especially pertaining to 2019 जब वो एक election year है. So this is the subject matter of the first article that I wanted to discuss with you. जो सेकेंड आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उस आर्टिकल का नाम है द केस फॉर मिनिमम बेसिक इनकम, और ये भी हिंदू एक के एडिटोरियल पेज से लिया हुआ आर्टिकल है. इसको आप जनरल स्टडीज़ पेपर 3 अंडर द हेडिंग इंडियन इकोनॉमी पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ में फिक्स कर सकते हैं. देखिए कंटेक्स्ट की बात करें तो इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम. देखिए जो ऑथर वो कहते हैं कि जनरली जो इलेक्शन ईयर में जो बजट पेश होता है उस बजट का नाम होता है इंटरिम बजट, और वो इंटरिम बजट इज़ अ काइंड ऑफ वोट ऑन अकाउंट. यानी आपको सिर्फ इतना पैसा चाहिए कि जब तक नई गवर्नमेंट आएगी तब तक हम अपना काम चला सकें. लेकिन पिछले कुछ जनरल इलेक्शन से ये देखा गया है कि इन interim budget as well some of the policy measures are being released. For example 2014 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरिम बजट में 1 रैंक 1 पेंशन लॉन्च किया है. तो ऑथर कहते हैं कि क्योंकि हमारे जितने भी इकोनॉमिक सर्कल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट्स फैली हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो हो सकता है कि जो करंट गवर्नमेंट है इट माइट गो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इनकम सपोर्ट स्कीम. ऑलराइट, तो इस आर्टिकल का पूरा जो कंटेक्स्ट है दैट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. अगले सेक्शन में जो ऑथर हैं वो बात करते हैं कि जो पायलट स्टडी हुई थी 2010 से 2013 के बीच में मध्य प्रदेश और दिल्ली में, जिसने 6000 बेनिफिशरीज को स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम बेसिक इनकम, उसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी एनकरेजिंग थे. ये देखा गया है कि जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोवरिशमेंट होती है तो अगर आप स्लाइटेस्ट हेल्प एक्सटेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम सप्लीमेंट, इट कैन ब्रिंग वंडरफुल चेंजेस विच वॉज सीन इन कि जब इन 6000 बेनिफिशरीज को मध्य प्रदेश और दिल्ली में आपने इनकम सप्लीमेंट प्रोवाइड किया था तो उनके जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो बढ़ गया था, स्कूल एनरोलमेंट बढ़ गया था, स्कूल में फीमेल स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बढ़ गई थी, एंड जो इंडेप्टिवनेस के जो स्टैटिस्टिक्स थे वो भी रिड्यूस हो गए थे. ऑलराइट, ये भी देखा गया है कि जो पल्सेस हैं विच आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडियाज़ वेजिटेरियन पॉपुलेशन वो भी 1000% से ऊपर बढ़ गई.
फ्रेश वेजिटेबल्स का कंजम्पशन भी 888% इंक्रीज हो गया और मीट का कंजम्पशन भी 600% इंक्रीज हो गया इन द बेनिफिशरीज। सो ये देखा गया है कि अगर आपने पुअर पॉपुलेशन को किसी भी प्रकार से आपने कोई इनकम सप्लीमेंट प्रोवाइड किया, उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उससे उनका न्यूट्रिशियस स्टैंडर्ड, इससे उनका जो भी हाइजीन एंड सैनिटेशन कंडीशन है वो इम्प्रूव होती हैं। सो इन सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी कि अगर आप किसी भी प्रकार का इनकम सप्लीमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पुअर को, इट इज़ नॉट एन अटैक ऑन देयर डिग्निटी एंड द पुअर इज़ वेरी मच अवेयर कि उसको उस पैसे को बर्बाद नहीं करना है इन परचेजिंग ऑफ रॉन्ग आइटम्स सच एज एल्कोहल। So these results have put all these challenges in the backdrop और ये चीज़ स्टेब्लिश करती है कि येस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट कैन टर्न आउट टू बी समथिंग रियली पॉजिटिव। चलिए अगले सेक्शन में जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि हमें इनकम सपोर्ट क्यों देना है इस समय पर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करते हुए ऑथर कहते हैं कि देखिए आपने 1991 में आपने 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के बहुत ही बड़े सेगमेंट को बाईपास कर दिया। ऑलराइट, हमारी जो पुअर और रूरल इंडियन पॉपुलेशन है दे कुड नॉट टेक बेनिफिट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि बहुत ही इनकम्प्लीट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और सभी इंडिविजुअल्स को बराबर बेनिफिट नहीं हुआ 1991 रिफॉर्म से। सिर्फ मिडिल क्लास और रिच इंडियंस वर द वन हु गॉट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द 1991 रिफॉर्म्स एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनइवन डेवलपमेंट एक सुपीरियर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल हमें कार्व आउट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक सुपीरियर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल कार्व आउट होगा तब तक हमें रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू इस्टेब्लिश इक्विटी। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इनकम ट्रांसफर्स चालू कर दो टू द पुअर एंड दिस इनकम ट्रांसफर शुड बी अनकंडीशनल एंड शुड बी यूनिवर्सल। देखिए ये जो इनकम ट्रांसफर्स हैं ये अपार्ट फ्रॉम इक्विटी दे आर ऑल्सो गोइंग टू एड्रेस द रूरल डिस्ट्रेस। जो रूरल डिस्ट्रेस हमारे यहाँ पे मैक्सिमम किन कारणों से हो रहा है, वो हो रहा है पॉलिसी फेलियर्स की वजह से, बिकॉज देर इज़ इनफेक्टिव प्रोक्योरमेंट ऑफ द रूरल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो जो हमारी ट्रेड एंड प्राइसिंग पॉलिसी एग्रीकल्चर में उन्होंने फार्मर्स का नुकसान किया है। और राइट, हमारी जो बम्पर हार्वेस्ट है उसकी वजह से ग्लट्स होते हैं, ग्लट्स की वजह से जो मार्केट प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है और जो फार्मर्स है जो वो डिजर्व करते हैं उतना बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इनकम सपोर्ट सिस्टम चालू कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना रायतू बंधु स्कीम लॉन्च करी है, उड़ीसा ने कालिया स्कीम लॉन्च करी है। लेकिन ये जो स्कीम है ये सिर्फ रूरल एरिया को टारगेट करती है, ये सिर्फ रूरल पुअर को टारगेट करती है और रूरल पुअर में भी सिर्फ उनको टारगेट करती है जिनके पास में एग्रीकल्चरल ज़मीन है। इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट मिनिमम इनकम गारंटी इंश्योर कर दे, अगर गवर्नमेंट मिनिमम बेसिक इनकम इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दे तो उसमें अर्बन पुअर भी कवर हो जाएगा एंड द स्कीम विल बी बेनिफिशियल टू ऑलमोस्ट एवरी पुअर इन द कंट्री। ऑलराइट, फिर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जो जॉब गारंटी प्रोग्राम है जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा ने भी तो काफ़ी अच्छी चीज़ें काफ़ी अच्छे आउटपुट दिए, तो वाई शुड वी गो फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट। तो इसका सिंपल सा एक आर्गूमेंट है कि देखिए जो मनरेगा जैसी स्कीम है उन्होंने बेनिफिशियरीज को लॉकअप कर दिया, कहाँ पर, लो प्रोडक्टिविटी वर्क के साथ में। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट देंगे तो लोगों के पास ऑप्शन होगा दैट दे कैन गो फॉर हाई प्रोडक्टिव वर्क एज वेल। ऑलराइट, चलिए अगले सेक्शन में जो ऑथर है वो डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ सच ए स्कीम। तो ऑथर कहते हैं कि देखिए 2017-18 में अगर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के कलेक्शन की बात करें तो कम से कम 5 लाख करोड़ आपने प्रोक्योर किए थे थ्रू टैक्सेस, थ्रू रॉयल्टी पेमेंट्स एंड डिविडेंड्स। ऑलराइट, इसी के साथ में अगर आप जो डीमेरिट सब्सिडीज़ हैं उनको अगर आप स्ट्रीमलाइन करते हैं, ऐसी सब्सिडीज़ जो डिस्टोर्शन क्रिएट करती हैं, अगर आप उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं तो कम से कम 70,000 करोड़ रुपए तक का एनुअल पैसा आपको मिल सकता है दैट कैन ओपन अप द फिस्कल स्पेस क्वाइट वाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट। लेकिन इस चीज़ में आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देनी पड़ेगी कि जो मेरिट गुड सब्सिडी है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट के ऊपर जो सब्सिडीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दे शुड नॉट बी रिड्यूस टू फंड द यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑथर हैं वो ये भी चीज़ कह रहे हैं कि अगर आपको अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है टू सप्लीमेंट द यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन गो फॉर टैक्सिंग द सुपर रिच, टैक्सिंग द रिच बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेल्थ टैक्स, जो गवर्नमेंट ने 2015 में हटा दिया था। तो इसको री इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जो सुपर रिच है उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगाइए ताकि आप
यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट रिलीज कर सके. सो ये जो जितना भी हमने डिस्कस किया, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेकेंड आर्टिकल. So that's all for today. These were the two important articles that I wanted to discuss with you. Download the PDF of these articles from the link given in the description. That's all from my side. I hope it was a good learning experience. Thank you very much. Have a great day ahead. Take care. Bye.